हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे तिब्बत को दे डाला नया नाम, प्रोपोगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा चीन, भारत की करीबी से नजर बताएंगे दोस्तों तिब्बत को कौन सा नया नाम दिया है चीन ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला का सबसे बड़ा बयान, बताएंगे क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ बताएंगे क्या चीन से किनारा कर रहा है मालदीव, भारत के खिलाफ बने चीनी फोरम में मौजूद सरकार ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, आप भी जानकर वाकई में रह जाएंगे हैरान। चीन समर्थक मुइजू ने आखिर ये क्या कह दिया दोस्तों, साथ ही साथ सीएम बनाने को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही, तो एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तिब्बत को दे डाला नया नाम, प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा चीन, भारत की करीबी से नजर बता दे, चीन प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने तिब्बत के साथ कुछ ऐसा ही खेल खेला है। चीन की मीडिया में तिब्बत को झीजेंग नाम दिया गया है, इसको लेकर तिब्बत के लोगों में भी ऐतराज जताया गया है। असल में चीन ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, इसे शीर्षक दिया गया है नए समय में झीजेंग में शासन को लेकर सीपीसी की नीतियां, अप्रोच और अचीवमेंट्स। इसमें साल 2012 शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद तिब्बत में हुए विकास कार्यों के बारे में बताया गया है। गौरतलब है कि बीते सालों में चीन ने तिब्बत पर कई व्हाइट पेपर जारी किए हैं, लेकिन दोस्तों ये पहली बार है जब चीन ने तिब्बत के लिए झीजेंग नाम का इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पब्लिश की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह से नाम बदलना दिखाता है कि चीन तिब्बत की संप्रभुता पर अधिकार जताना चाह रहा है। हालांकि तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति ने सोमवार को चीन के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चीन यहाँ पर लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, साथ ही तिब्बत की पहचान में दखल देने का भी आरोप लगाया गया है। चीन द्वारा इस तरह से तिब्बत का नाम बदलने की कोशिश, इसकी क्षेत्र पर दखल बढ़ाने की कोशिश है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विशेष रणनीति के तहत इस तरह की चीजें कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस तरह से तिब्बत का नाम बदलना चीन की साजिश है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों भारत पूरे तरीके से नजरें गड़ाए बैठा है दोस्तों, और एक एक मामलों में ध्यान लगाए हुए। ऐसे में चीन की किसी भी प्रकार की दखलबाजी भारत वाकई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम फैसले से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा हमें हालात बिगाड़ने होते तो 2019 के बाद ही ऐसा कर दिया होता। बता दें, अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे तब न्याय की उम्मीद लेकर गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा सोमवार 11 दिसंबर को जज अपना फैसला सुनाएंगे, हमें इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संविधान के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई जारी रखेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल फैसले की स्थिति में भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में शांति भंग नहीं करेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है, इसीलिए फैसला देने दीजिए। अगर हमें स्थिति बिगाड़नी होती तो हमने 2019 के बाद ही ऐसा कर दिया होता। हालांकि हमने तब भी कहा था कि, और अब भी दोहराते हैं कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुरूप होगी। हम अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संविधान और कानून की मदद ले रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं को शनिवार यानी 9 दिसंबर की रात से पुलिस थानों में बुलाया जा रहा है और डराया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला के बस की खैर कुछ है नहीं, और वो जिस प्रकार से अतिशक्ति वाली और बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं केवल ढकोसली ही साबित होने वाली, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% केंद्र सरकार के पक्ष में ही आएगी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर फिर एक बार श्रीलंका से मछुआरों को लेकर बहुत बड़ी खबर। श्रीलंकाई नौसेना ने फिर एक बार 25 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, नौकाओं को भी कर दिया जब्त। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी, लेकिन फिर एक बार बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका की नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को रविवार को भी हिरासत में ले लिया। ये मछुआरे भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। मछुआरे तमिलनाडु के नागपट्टिनम और कराईकल के रहने वाले हैं। उनकी नौकाओं को भी कब्जे में ले लिया गया है। बता दें, इससे पहले भी 4 दिन पहले मछुआरों को, भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया था।
श्रीलंकाई सेनाओं के द्वारा। बहरहाल दोस्तों, जब सारी मदद भारत करता ही है, उसको अंडे से लेकर के हर चीज भारत पहुंचाता है, उसके बावजूद भी क्या भारतीय मछुआरों के साथ ऐसा करना उचित होगा? इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां क्या चीन से किनारा कर रहा है मालदीव। भारत के खिलाफ बने चीनी फोरम में मुइजू सरकार ने क्या कहा, बता दें। मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को चीन समर्थक नेता माना जाता है, लेकिन मुइजू की सरकार शपथ ग्रहण के बाद से चीन को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। मुइजू ने खुद कई मौकों पर कहा है कि वो किसी भी खेमे में शामिल होने की जगह मालदीव के विकास को प्राथमिकता देंगे। अब चीन में इंडियन ओशन रीजन फोरम में शामिल हुए मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने अपने सीनियर नेता मुइजू की बात को फिर से दोहराया है। उन्होंने चीन के कई बड़े नेता और अधिकारियों के सामने कहा कि हिंद महासागर में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के सभी देशों को शामिल करना चाहिए और गुटबाजी से बचना चाहिए। चीन ने इस फोरम को हिंद महासागर में भारत का मुकाबला करने के लिए बनाया था। पिछले साल इब्राहिम मोहम्मद सोली के कार्यकाल में मालदीव ने इस फोरम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मालदीव की राजधानी माले में राष्ट्रपति कार्यालय से जारी भाषण में उन्होंने कहा कि समावेशी सहयोग होने से गुटबाजी कम होगी और ये इस क्षेत्र में हमारे समुद्री समुदायों के विकास और सहयोग में योगदान देगी, जो ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण रहा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मालदीव को चीन फांसने में लगा हुआ है, ऐसे में मुइजू का यह बयान वाकई में दर्शाता है कि मुइजू न्यूट्रल नेता नजर आ रहे हैं और वो चीन की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। रियलिटी क्या है वो नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ये बयान दिया है, वास्तव में दोस्तों इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे हम ये नहीं कह सकते कि ये चीनी समर्थक हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो गुटबाजी की गई थी ये भारत को घेरने के लिए किया गया था और इससे मालदीव ने क्लियर इनकार कर दिया है और मालदीव ने क्लियर कहा है कि और भी देशों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मुइजू को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या अब भी आप मुइजू को चीन समर्थक कहेंगे या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन दोस्तों प्लीज दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। अगली खबर की बात करें, जहां यूएई में लहराएगा सनातन धर्म का पताका। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ विशाल मंदिर, उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, यूएई का पहला हिंदू मंदिर मुस्लिम देश में बना है। ये भव्य मंदिर दरअसल मुस्लिम बहुल देश संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य हिंदू धर्म का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अगले साल फरवरी महीने में इस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मंदिर का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने वाले हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में यह मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। न सिर्फ यूएई बल्कि पश्चिम एशिया का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। इसे बेप्स हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। जी हाँ, इसका निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसमें जटिल डिजाइन वाले गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर के अग्रभाग के साथ 7 शिखर शामिल होंगे जो देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। बड़ी संख्या में कलाकार, मजदूर और इंजीनियर मिलकर इस भव्य इमारत को तैयार कर रहे हैं। 18 फरवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल रहा ये मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे तो वहां के राष्ट्रपति ने दुबई अबू धाबी हाईवे पर 17 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। साल 2018 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण 2 देशों और उनकी सरकारों के बीच बढ़ रहे सद्भाव का एक सबूत है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट बताई जा रही है और इस मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय पर होगा जब राम मंदिर भी भक्तों के लिए खुल जाएगा। जी हाँ, ऐसे में आप भी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते कि वास्तव में यह गर्व की बात है कि इस बड़े मुस्लिम देश में हिंदू धर्म का मंदिर बन रहा है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा आप श्रेय किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं किसका नाम लेती है भारतीय जनता। अगली खबर की बात करें, जहां सिक्किम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के लिए रवाना हुए तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा। दरअसल तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा सिक्किम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 12 से 14 दिसंबर तक उपदेश देने का कार्यक्रम है। इस यात्रा से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर कूटनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। अपनी यात्रा के दौरान दलाई लामा गंगटोक में उपदेश देंगे जो चीन सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दलाई लामा सिक्किम राज्य सरकार के अनुरोध पर पलजोर स्टेडियम में गयालसी थोक में सानपो की बोथी सत्व की 37 प्रथाओं पर शिक्षा देंगे। इसके बाद वो 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के सालूगाड़ा में प्रवचन के लिए प्रस्थान करेंगे। वो एक सामान्य शिक्षण देंगे और सेड ग्यूड मठ में बोधि चित्त बोले तो सेमकी की पीढ़ी के लिए समारोह का संचालन करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, हमास के हमले में मारे गए इजरायली सेना के 5 जवान, 250 आतंकी ठिकानों को आईडीएफ ने किया निस्त नाबूद। बता दें, युद्ध विराम के बाद हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग लगातार भीषण होती जा रही
है। दोनों ओर से जोरदार हमले हो रहे हैं और एक तरफ इजरायली सेना हवा और जमीन से एक साथ बम और गोलियां बरसा रही है, तो दूसरी तरफ हमास रॉकेट के जरिए उन्हें निशाना बना रहा है। शनिवार को हमास के हमले में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान मारे गए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में मौजूद हमास के 250 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि हमास के साथ जंग में उसके 5 सैनिकों की मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जयशंकर जी ने फलस्तीनी प्रधानमंत्री से की है बात। मोहम्मद शतायेह ने गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच युद्ध 2 महीने से जारी है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हमास को तहस नहस कर दिया है। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह के साथ बातचीत की। जयशंकर जी ने फलस्तीन पर भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को दोहराया। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मोहम्मद शतायेह ने गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत भी हुए। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की थी और गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत पर संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, यूएनएससी में सुधार को आखिर बेचैन क्यों है पाकिस्तान का दोस्त एर्दोगन। भारत की सदस्यता पर तुर्की का रुख क्या है, बता दें तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की आलोचना करते हुए इसमें तत्काल सुधार पर जोर दिया। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की युद्ध विराम की मांग केवल अमेरिकी वीटो द्वारा खारिज की गई है। क्या ये न्याय है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। अमेरिका के वीटो के बाद सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव गिर गया है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को गाजा में इजराइल और फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मांग को वीटो कर दिया। इससे सुरक्षा परिषद का युद्ध विराम वाला प्रस्ताव गिर गया। इसी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भड़के हुए हैं। इस प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, चीनी तटरक्षकों ने विवादित शोल क्षेत्र में फिलीपीन के जहाज पर छोड़ी पानी की बौछारें। जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, फिलीपीन के तटरक्षक ने आरोप लगाया है कि चीनी तटरक्षक ने रविवार को एक विवादित शोल क्षेत्र में उसके 3 जहाजों पर पानी की बौछारें की और उनमें से एक जहाज को टक्कर मार दी, जिससे जहाज के इंजन को गंभीर क्षति पहुंची है। शोल रेतीले और चट्टानों से घिरा समुद्री क्षेत्र है जहां प्रचुर मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। आरोप है कि चीन ने एक दिन पहले भी इसी तरह के एक विवादित शोल में इसी तरह की हरकत की थी। तटरक्षक के प्रवक्ता कोमोडोर ने जे तारियाला ने कहा कि टकराव की हालिया घटना सेकंड थॉमस शोल के पास हुई है, जब फिलीपीन की नौसेना द्वारा संचालित 2 आपूर्ति नौकाएं और फिलीपीन तटरक्षक एस्कॉर्ट जहाज लंबे समय से फंसे हुए नौसेना के जहाज में फिलीपीन के सुरक्षा बलों को भोजन और अन्य आपूर्ति देने के लिए रास्ते में थे। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी दादागिरी कर रही है चीन की नौसेना? पूरा चीन ही दोस्तों दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है छोटे देशों पर। भारत सामने देशों पर उसकी चल नहीं पाती तो वो छोटे छोटे देशों को तंग करता है और कोई कारण नहीं था दोस्तों पानी की बौछारें छोड़ने का, लेकिन जबरदस्ती उनको परेशान किया गया है। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां ट्रूडो का देश छोड़कर जा रहे हैं लोग, मुश्किल हो रहा कनाडा में रहना, आखिर क्या है असली वजह बता दे। भारत के साथ साथ कई अन्य देशों के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेशों में बसते हैं। कनाडा खासतौर पर पंजाब के लोगों को लुभाता रहा है, मगर अब यहाँ रहने का मतलब है अपनी जेब को और ढीली करना। घरों के बढ़ते किराए की वजह से कई लोग अब कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। साल 2023 के पहले 6 महीनों में लगभग 42,000 लोगों ने कनाडा छोड़ दिया। इसके पीछे की वजह जस्टिन ट्रूडो सरकार की कमजोर नीतियां और जीवन यापन की बढ़ती लागत बताई जा रही है। हाल ही में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर किए गए दावे के बाद कनाडा और भारत के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं, जिसका प्रभाव भारत से कनाडा जाने वाले लोगों पर जरूर पड़ा है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा में आम लोगों के लिए गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, राइटर समाचार एजेंसी से बात करने वाले लोगों ने बताया है कि जीवन यापन की उच्च लागत उनके लिए कनाडा में रहना मुश्किल बना रही है। बता दें, कनाडा में उम्र दराज आबादी और वहां की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक प्रवासियों पर निर्भर है। वहीं लोगों का कनाडा को छोड़कर जाना अर्थव्यवस्था पर गहरी मार साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कनाडा जैसे देश में ना ही कोई रहे तो ज्यादा बेटर होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कनाडा ने भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया दोस्तों बिना कोई सबूत के, अगर आप भी मानते हैं कि इसका जवाब तो कनाडा को मिलेगा ही, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भूटान का आग्रह, कहा COP28 समिट में जलवायु संकट
संकट पर तत्काल कार्रवाई करे वैश्विक समुदाय। जी हाँ, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय बयान में भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के सचिव कर्मा शेरिंग ने बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए तत्काल और मजबूत वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। सचिव जो प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भी हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मामूली तापमान वृद्धि से पर्वतीय क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव की भविष्यवाणी की गई। पर्यावरण प्रबंधन के प्रति भूटान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने महामहिम राजा के दूरदर्शी नेतृत्व और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए देश की प्रारंभिक प्रतिज्ञा की प्रशंसा की। अगली खबर बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास? भारत दूसरे नंबर पर, चीन पाकिस्तान का हाल क्या है बता दें। जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिका ने विश्व के सबसे बड़े सैन्य कर्मी वाले देशों की सूची जारी की है। इस सूची में उन देशों का स्थान मिला जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं हैं। इसमें भारत, अमेरिका, चीन, रशिया और पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। ऐसे में विश्व की 10 सबसे बड़ी सेनाओं वाले देश के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। जहां सबसे पहले नंबर पर स्टैटिका की रिपोर्ट के अनुसार चीन है दोस्तों, जहां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। 2022 में चीनी सेना में सूचीबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या 20 लाख है। जी हाँ, वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो भारतीय थल सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय थल सेना में एक्टिव सैनिकों की कुल संख्या 14,50,000 है। तीसरे की बात करें तो वो है अमेरिका। अमेरिका के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी सेना में कुल 13,90,000 सैनिक शामिल है। जी हाँ, चौथी बात करें जहां विश्व में सबसे बड़ी सेना में उत्तर कोरिया चौथे स्थान पर है। उत्तर कोरियाई सेना में कुल सैनिकों की संख्या 12 लाख है। वहीं दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी सेना रशिया की सेना है। रूसी सेना में शामिल कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 8,30,900 है, जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों छठवें स्थान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में पाकिस्तान छठवें स्थान पर है। पाकिस्तानी सेना में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 6,54,000 है। जी हाँ, पाकिस्तान के बाद 7वें नंबर पर बड़ी सेना में ईरान है। ईरानी सेना में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 5,75,000 है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 3 कौन से देश हैं दोस्तों जिनके पास बड़ी सेना है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लगातार गिरती जा रही जो बाइडेन की लोकप्रियता सर्वे में बहुत आगे निकल गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या फिर एक बार राष्ट्रपति बन पाएंगे ट्रंप? बता दें अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस पद के लिए वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही रेस में है। हाल में हुए सर्वे बता रहे हैं कि 2024 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप बाजी मार सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे के मुताबिक ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 47% लोग चाहते हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बने, वहीं 43% लोग बाइडेन को फिर से राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ये सर्वे में पहली बार है जब ट्रंप ने सीधे तौर पर बाइडेन पर बढ़त ली है। इस तरह ट्रंप ने बाइडेन पर 4% की बढ़त ले ली है। सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जी हाँ, केवल 23% लोगों ने कहा कि बाइडेन की नीतियों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मददगार साबित है, जबकि 53% लोगों का कहना है कि वे राष्ट्रपति की नीतियों से आहत हुए हैं। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनकी नीतियों से उन्हें मदद मिली थी, और केवल 37% ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की नीतियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप लोग दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहेंगे जिस प्रकार से ये सर्वे के रिजल्ट बता रहे हैं? आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? चलते एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने उइगर अत्याचारों को लेकर 3 चीनी कंपनियों के आयात पर लगाया बैन। अफगानिस्तान, ईरान को भी दिया तगड़ा झटका। बता दें मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रविवार को अमेरिका ने उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने पर 3 चीनी कंपनियों से भी आयात करने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों पर भी मानवाधिकार हनन के आरोप में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका ने चीन की 3 प्रमुख कंपनियों फुफको शुगर होल्डिंग, सिजुआन जिंगवेदा टेक्नोलॉजीज ग्रुप और एनहुई शिन्या से आयात पर रोक लगा दी है। श्रम कानूनों की अनदेखी के चलते चीनी उत्पादक कंपनी से लेकर धागा बनाने वाली कंपनी तक को प्रतिबंधित किया गया है। इन 3 कंपनियों पर रोक लगाने के बाद से अमेरिका ने अब कुल 30 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को ही क्यों चुना अगला मुख्यमंत्री? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में दिए भाषण में ही मिल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भाजपा की शानदार जीत पर कहा था कि आदिवासी समुदाय ने गुजरात में कांग्रेस को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के खिलाफ जनादेश में यही दिखाई दिया। 59 वर्षीय विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने की रेस में सबसे आगे निकलने के पीछे यही वजह रही है कि वो जशपुर जिले की जिसकुनकरी सीट यानी कि आरक्षित अनुसूचित जनजाति से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उस उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में इस बार बीजेपी की ऐसी लहर चली है कि पूरा भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है और वे सबसे ज्यादा इसी इलाके से आते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ को एक ही आदिवासी सीएम अजीत जोगी के रूप में मिला था और उनका चुनाव क्षेत्र भी इसी इलाके की मरवाही सीट थी। बहरहाल दोस्तों, विष्णु देव को आप लोग भी कांग्रेचुलेशन अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर राजस्थान में आज हो सकता है नए सीएम का ऐलान। राजनाथ सिंह जी करेंगे विधायकों संग मीटिंग। जी हां, राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार यानी आज के दिन होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे मंगलवार की सुबह जयपुर पहुंच रहे हैं। इसी दिन उनकी विधायकों संग बैठक हो रही है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उठ जाएगा। इस बीच आज भाजपा विधायकों प्रताप सिंह सिंघवी, अजय सिंह किलक और अंशुमान भाटी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी राजे से मिले थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपके हिसाब से किसको सीएम बनाया जाना चाहिए दोस्तों? बाबा बालक नाथ को, वसुंधरा राजे जी को या किसी अन्य को? जो भी आपके मन में सुझाव हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अब 19 दिसंबर को लगेगा विपक्ष दलों का जमावड़ा। भाजपा से मुकाबले के लिए मैं नहीं बल्कि हम थीम पर होगा काम। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए मुख्य सकारात्मक एजेंडे के साथ सामने आना विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो इसे भाजपा का मुकाबला करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी दलों के गठबंधन की अगली बैठक, सीटों के बंटवारे और संयुक्त रैलियां आयोजित करने पर चर्चा होगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में एकता की थीम में मैं नहीं बल्कि हम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये बैठक हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हो रही है। पार्टी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां नमाज के लिए मिलने वाला 30 मिनट का ब्रेक हुआ खत्म। धनखड़ ने बदला राज्यसभा का नियम। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान हर शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले आधे घंटे के ब्रेक को राज्यसभा में खत्म कर दिया गया है। यह व्यवस्था राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी है। उन्होंने इसे संबंधित नियमों में भी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में शुक्रवार को लंच के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू होती थी, इस बार यह 2 बजे शुरू कर दी गई है। इसके समय में बदलाव कब किया गया और यह बदलाव क्यों हुआ, इसके बारे में सदस्य क्यों नहीं जानते? इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय सदस्यगण, ये बदलाव आज से नहीं है बल्कि 1 साल पहले ही शुरू हो चुका है और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद के अंग हैं। राज्यसभा की तरह लोकसभा में सभी वर्ग और समुदायों के लोग हैं। इसके बावजूद लोकसभा की बैठक बाकी दिनों की तरह हर शुक्रवार को भी दोपहर 2 बजे शुरू हो जाती है। लिहाजा दोनों सदनों में एक रूपता लाने के लिए इस बारे में पहले ही राज्यसभा में नियम बना दिया गया था। ये कोई पहली बार नहीं है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर, 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे रामलला के दर्शन। गर्भगृह का 95% कार्य हुआ पूरा। जी हाँ, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ट्रस्ट की ओर से जारी गए बयान के मुताबिक 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान व वीआईपी मूवमेंट के चलते 3 दिन दर्शन पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।